आज हम इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हम इस ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में जो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब हम जलवायु को देखेंगे। जो वैश्विक लेवल पर जलवायु है या उसी में आप अनुमान लगा सकते हैं वही जलवायु भारत में पाई जाएगी, भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। और आपको ये भी पता लग जाएगा जब आप इसको देखोगे तो भारत में कौन कौन से एरिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो इसलिए जलवायु अगर आप ध्यान रखना, जलवायु इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप जलवायु को समझ गए तो फिर आपको वनस्पति, वहाँ वर्षा की स्थिति, ठीक है ना, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु, इन सब के बारे में सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आप खुद वहाँ अनुमान लगा, मतलब उसको देखते हुए और ये निकाल पाओगे कि इस प्रकार की जलवायु वहाँ पर पाई जाएगी। तो मैंने ये जो लिया है आपके यहाँ, ये कैसे लिया है? ये लिया ऐसे कि जैसे इसमें मैंने एक तरफ का लिया है, जैसे ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया विषुवत रेखी, मतलब विषुवत रेखी है, 0 से 10 डिग्री के बीच में पाए जाएंगे। इसके बाद हो गया 30 डिग्री तक हो गया मानसूनी वन, ठीक है ना, और 30 से 45 के बीच में होगा ये, इनको बोलेंगे गर्म शीतोष्ण। 45 से 60 के बीच में हो गए इसको शीत शीतोष्ण, ठीक है ना, और ये हो गए ध्रुवीय टुंड्रावन। इस तरीके से मैंने इनको बांटा है। और यहाँ जो एरिया लिया है इसका ध्यान रखना, ये जो एरिया है ये किसी एक महाद्वीप की जलवायु के बारे में लिया, क्योंकि ध्यान रखना महाद्वीप के, ये ध्यान रखना महाद्वीप की स्थिति, क्योंकि महाद्वीपों के पूर्व में अगर देखेंगे हम, तो इसका मेरा कहने मतलब महाद्वीपों के पूर्व में अगर देखेंगे हम उष्ण जैसे 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो हर महाद्वीप के जो 10 डिग्री 30 डिग्री, जो महाद्वीप 10 डिग्री से 30 डिग्री, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिण अक्षांश हो, उनके बीच में उसके पूर्व में मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। उस महाद्वीप के मध्य में इन अक्षांशों के बीच में सवाना जलवायु पाई जाएगी, और उस महाद्वीप के पश्चिम में, इस महाद्वीपों के जो इन अक्षांशों के बीच में आने वाले जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के पश्चिम में ये जलवायु पाई जाएगी। तो ऐसा था महाद्वीप बाई लिए मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके माध्यम से दिखा था, जैसे इसमें बात करूँ अगर मैं, ये हो गया 0, ठीक है ना, ये हो गया 0, ये हो गई मतलब विषुवत रेखा, ठीक है ना, और ये 0 से 10 डिग्री इधर हो जाएगा और 10 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो पूरी पे विषुवत रेखा जलवायु पाई जाएगी इसमें, तो ठीक है ना। अब इसमें मैं अगर बात करूँ, इसमें अगर ये लूँ यहाँ 10 से मतलब मैंने 30 तक ले लिया मान लीजिए, तो 30 तक ये उत्तरी अक्षांश हो गया और 30 तक ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है ना। तो ये दक्षिणी अक्षांश हो गया 30 तक और इधर उत्तरी अक्षांश हो गया 30 तक, 10 से 30 डिग्री। इसमें कौन जलवायु पाई जाएगी? इसमें आप देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन हम महाद्वीपों के बीच में कैसे, जैसे महाद्वीप ले लिया मैंने ये अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप ले लिया इसमें ये, ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप मैंने ले लिया, तो अफ्रीका महाद्वीप के इस एरिया में देखना, ये अफ्रीका महाद्वीप ले लिया मैंने, ये तो देखो इस एरिया में अफ्रीका महाद्वीप में देखना, इस वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो सवाना जलवायु पाई जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मरुस्थल पाया जाएगा। और यहाँ मरुस्थल पाया जाता है, आपको पता है कालहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार भारत में देखोगे आप, तो भारत में ये एरिया मानसूनी पाई जाएगी। इस आप यहाँ देख सकते हो, या मानसूनी पाई जाएगी भारत वाले एरिया में, ये चीन के उस एरिया में। उसके बाद ये मध्य क्षेत्र में क्या पाई जाएगी, थोड़ी बहुत मतलब सवाना अगर है तो, नहीं तो इसके पूर्व में क्या आ जाएगी, पश्चिम में क्या पाई जाएगी, मरुस्थलीय। तो मेरा कहना मतलब इस तरीके से इसको लिया गया। जैसे अगर मैं बात करूँ दूसरी 30 से 45 के बीच में, तो 30 से और 45 ये हो गया। जैसे उत्तरी अक्षांश की बात करूँ 30 से 45 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे, ठीक है ना, 30 से 45 ये हो गया, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, इन महाद्वीपों के पश्चिम में चीनी तल जलवायु पाई जाएगी। जैसे यहाँ चीनी तल पाई जाएगी और यहाँ में थोड़ी बहुत चीनी तल पाई जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा इन महाद्वीपों के मध्य में आप देखोगे ये स्टेपी घास आ गया, आपको पता है अमेरिका में स्टेपी घास, ये यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान आ गए मध्य में। और महाद्वीपों के पश्चिम में देखेंगे तो देखो ये भूमध्य सागर जलवायु होगी, और यहाँ पर भूमध्य सागर जलवायु पाई जाएगी। इस तरीके से मैंने इनको लिया है, जलवायु को ध्यान रखना, इस तरीके से हम इनको देखेंगे। तो ये आपको जो दिख रही है, ये एक स्थल भाग के पश्चिम में, मध्य में और पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी उसको लिया गया है। और हाँ, इन अक्षांशों के बीच में, तो इस आधार पर हम चलेंगे। फिर इसके बाद एक एक जलवायु की क्या क्या विशेषता है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले चलते हैं विषुवत रेखीय, जो विषुवत जलवायु पाई जाती है, जो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये विषुवत जो जलवायु है, ये मुख्य रूप से दोनों अक्षांश, दोनों गोलार्धों के जो महाद्वीप है, जो दोनों गोलार्धों की जो अक्षांश स्थिति है, उसमें 0 से 10 डिग्री, अब हम कर सकते हैं 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, तो यहाँ पाई जाएगी। देखो अगर आपको देखेगा तो ये जो एरिया होगा पूरा, ये मुख्य रूप से विषुवत रेखीय जलवायु वाला होगा। और आप देख सकते हो विषुवत रेखीय जलवायु में क्या क्या विशेषता होगी, क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु में एक तो आपको पता है सूर्य ज़्यादातर सीधा पड़ता है, सूर्य सीधा रहता है हमेशा इसका, तो इसलिए यहाँ पर तापमान है वो अच्छा खासा रहता है। लेकिन चीज़ क्या है कि तापमान 12 बजे या 12-1 बजे के बाद यहाँ डेली बादल आ जाते हैं,
और बादल आने की वजह से यहाँ पर डेली दोपहर बाद बरसात भी हो जाती है। और अब बरसात मैंने बताया था कि यहाँ बरसात है वो किसकी वजह से होगी, संवहनीय बरसात होगी, क्योंकि वायु गर्म है, आरोहण होगी, आरोहण के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद उसका आरएच सापेक्ष आर्द्रता है वो बढ़ेगी, तापमान घटेगा और फिर वो बरसात में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ देखा यहाँ आप संवहनीय बरसात होगी, ये इसकी विशेषता है, मैं कोई नहीं बता रहा, देखो यहाँ यही पाया जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा बरसात होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा वन भी सदाबहार वन यहीं पर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये अमेजन वाले एरिया है, ये कांगो वाला एरिया है, ये द्वीपीय एरिया है, भारत मतलब ये अफ्रीका मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में ये द्वीपीय एरिया है, कांगो वाला ये बेसन है, ये सब इसी में आते हैं। कौन सी, विषुवत रेखीय जलवायु। दूसरा विषुवत रेखीय जलवायु की डेली विशेषता बताई थी कि डेली दोपहर बाद यहाँ बरसात होगी, आर्द्रता भी अच्छी खासी पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर बरसात होती है इसलिए, ठीक है ना। और तापमान है यहाँ मैक्सिमम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये तो सही बात है कि अक्षांश स्थिति को देखते हुए तापमान ज़्यादा पाया जाना चाहिए, लेकिन तापमान मैक्सिमम इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि यार दोपहर बाद है जो बादल हो जाते हैं, और बादल आपको पता है कि जो स्मॉल वेव आती है उनको रोक लेते हैं ऊपर ही, तो नीचे आने नहीं देते। जब नीचे आएगी नहीं वो तरंगें तो वो गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तापमान कम रहेगा, इसलिए तो यही इनकी विशेषता है। आपने देखा होगा पूरी, यहाँ बरसात होती है, वन भी अच्छे खासे पाए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे देखो, अब मैप में मैंने आपको बताया, जैसे लिखा हुआ है अमेजन बेसिन, तो ये जो एरिया है अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये अमेजन बेसिन है, ये एरिया अमेजन बेसिन है, आपको पता है ये ब्राज़ील वाला एरिया अमेजन बेसिन हो गया, ये कांगो बेसिन वाला हो गया, ठीक है। और ये हो गया कौन सा, मलेशिया सिंगापुर वाला एरिया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये जलवायु ये पाई जाती है। अब जब भी जहाँ जहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु की बात आए तो आपके मन में दो चार चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पर बरसात भी होगी, तापमान भी रहेगी, आर्द्रता भी अधिक रहेगी, और आर्द्रता अधिक होने की वजह से जनसंख्या के अनुकूल क्षेत्र नहीं रहेगा, और यहाँ डेली तीव्र गति से बरसात होगी। और इसलिए इस प्रदेश में ऋतु नहीं रहती, क्योंकि हमेशा यहाँ पर बरसात होती है दोपहर बाद, और दोपहर पहले गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कोई ऋतु नहीं होती भाई कि ग्रीष्म ऋतु आएगी, शीत ऋतु आएगी, शरद ऋतु आएगी या वर्षा ऋतु आएगी, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक तो सूर्य की उपस्थिति लगभग हमेशा रहती है। दूसरी बात कि वर्षा ऋतु हमेशा डेली हमेशा रहेगी, यहाँ पर गर्मी ऋतु हमेशा रहेगी हम दोपहर पहले से। तो दोपहर के पहले लगभग 12-1 बजे तक यहाँ पर धूप अच्छे खासे पड़ती है, दोपहर के बाद मतलब शाम के टाइम पर ज़बरदस्त बारिश होती है। यहाँ ये साल भर यही सिचुएशन चलती रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई ऋतुएँ नहीं होती। तो ये है ध्यान रखना विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता। इसके बाद आते हैं हम उष्णकटिबंधीय जलवायु पर। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैं एक गोलार्ध की लूँगा, आप उसको दोनों गोलार्धों में समझ लेना। मैं एक गोलार्ध को ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूँ उष्णकटिबंधीय जलवायु, और ये दोनों गोलार्धों में आपको पता है 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। अब ये हो गया मान लो 0 हो गया, तो ये 10 यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया मान लो 30, तो ये देखो यहाँ चल जाइए, ये इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है कौन सी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब इन अक्षांशों के बीच में आपको ध्यान रखना कि जहाँ महाद्वीप आएगा, कोई स्थल भाग आएगा, उसके पूर्व में मानसूनी, उसके मध्य में सवाना, और उसके पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। अब इससे जलवायु वाले क्षेत्र को अगर हम देखें तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि ये जलवायु क्षेत्र एक तो पूर्वी सन्मार्गी पवनों की दिशा में रहेगा। मैंने आपको अभी सन्मार्गी पवनें बताई थी, उनकी दिशा ओरिजिन उनकी दिशा है वो पूरब से होती है। अब वो ध्यान रखना, वो मैंने बताई थी। तो इनकी दिशा है पूर्वी सन्मार्गी पवनों की रहेगी। तो पूर्वी सन्मार्गी पवनों की दिशा में रहने के बाद ये इधर चलेंगी, इधर चलेंगे। तो आपको पता है कि ये महाद्वीपों से, जैसे मान लो यहाँ इधर चली तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर दी इन्होंने, जैसे यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर दी इधर बरसात कर देगी, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण इधर बरसात कर देगी। इसलिए ग्रीष्म काल के अंतर्गत ये अनुतटीय सन्मार्गीपन, अनुतटीय का मतलब समझ लो पहले तो, अनुतटीय सन्मार्गी पवन। अनुतटीय मतलब है जो हवाएं स्थल भाग से जल भाग की, मतलब सॉरी, जो हवाएं जल भाग से स्थल की ओर चलती है उन्हें बोलते हैं अनुतटीय, और जो हवाएं स्थल से जल की ओर चलेगी उसे बोलेंगे अपतटीय। तो अनुतटीय में क्या होगा, इस जल से स्थल की ओर चलेंगी, तो जल से स्थल की ओर चलेंगी तो यहाँ से जल उठाएंगी और यहाँ पर बरसात करती जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, इन जलवायु वाले क्षेत्रों में पूर्वी एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, मध्य एरिया में बरसात कम हो जाती है, और पश्चिमी एशिया है वो थोड़ा शुष्क, पश्चिमी जो एरिया है वो शुष्क रह जाता है महाद्वीप के, क्योंकि वहाँ पर बरसात की जब हवा पहुँचती है तो हवा में आर्द्रता की नमी है वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो बरसात नहीं कर पाती। तो इसलिए आपने देखा होगा, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया, जैसे एसी डैम, तो यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। और ये अगर मान लो गर्मियों की बात है तो यहाँ से मानसून आएगा इधर से, मतलब बरसात लेके आएगा, जैसे भारत में आता है यहाँ पर, ठीक है। और अजू इसके बाद देखना, इनके पश्चिम मध्य में थोड़ी बहुत कम बरसात होगी, ठीक है। और इसके पश्चिम में आप देखोगे, जैसे यहाँ पर पश्चिम में आप देखोगे, जैसे यहाँ पर पश्चिम में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मुख्य रूप से
मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर थार का मरुस्थल हो गया, यहाँ पर सारा का मरुस्थल हो गया। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत महाद्वीपों के पूर्व में मानसून जलवायु पाई जाती है, पश्चिम में मध्य में सवाना और पश्चिम में मरुस्थल होती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ये क्या है कि कौन सी हवाओं की दिशा में आते हैं, अनुतटीय हवाओं की दिशा में। क्यों? अनुतटीय हवाएं जो जल से स्थल की ओर चलती है, इसलिए यहाँ पर बरसात हो जाती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। लेकिन अब अगर मैं शरद ऋतु की बात करूँ तो शरद ऋतु में क्या है, हाई प्रेशर हो जाता है यहाँ पर। अब हाई प्रेशर होगा तो हवाएं अब तक ही हो जाएंगी, यानी स्थल से जल की ओर जाएंगी, स्थल से जल की ओर जाएंगी। इसलिए यहाँ पर बरसात के विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। और इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर शीत ऋतु में यहाँ पर बरसात नहीं होती। शीत ऋतु में यहाँ पर इस क्षेत्र में तापमान कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, फलस्वरूप हवाएं स्थल से सागर की ओर चल जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बरसात नहीं होती। तो इस जलवायु क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो बरसात है वो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में यहाँ पर कोई बरसात नहीं होती, इस उष्णकटिबंधीय जो जलवायु क्षेत्र है इसके बाद अगर गर्म उपोषण की मैं बात करूँ तो गर्म उपोषण है ये दोनों गोलार्धों में 30 से 45 के बीच में, जैसे मान लीजिए 30 हो गया और 45 इसके बीच में पाया जाएगा, ठीक है ना। और इधर देखें तो ये यहाँ पा जाएगा लगभग 30 से 45 के बीच में। तो 30 से 45 में ये पाया जाता है गर्म शीतोष्ण है। अब इसमें ध्यान रखना, इनमें हर महाद्वीप के या हर स्थल भाग के पश्चिम में पूर्व में चीनी तुल्य जलवायु, मध्य में स्टेपी जलवायु और पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु। जैसे यहाँ देखा होगा, यहाँ चीनी तुल्य हो गई है, ये स्टेपी हो गई और यहाँ पर कौन सी हो गई, भूमध्य सागर, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागर हैवी है तो भूमध्य सागरीय जलवायु का नाम इसी से पड़ा है। इसमें क्या खास बात होती है, अगर हम इसमें ग्रीष्म काल के दौरान देखें तो ग्रीष्म काल में ये भी अभी भी पूर्वी सनमार्गी पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। अब पूर्वी सनमार्गी पवनों के हवा की दिशा आने की वजह से या पूर्व से पश्चिम की ओर तो बरसात हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी भाग में बरसात नहीं हो पाई, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर होगी तो पूर्व में आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, मध्य में और कम हो जाएगी और पश्चिम आते आते आर्द्रता खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी भाग में बरसात नहीं होती। तो ग्रीष्म काल के अंतर्गत ये अनुतटीय सनमार्गी पवनों के हवा के प्रभाव में आने की वजह से इनके पश्चिमी क्षेत्र में बरसात होती है, पूर्वी क्षेत्र में बरसात होती है, मध्य क्षेत्र में कम होती है और पश्चिम क्षेत्र में बरसात नहीं होती इनमें। लेकिन शीत ऋतु में अगर हम आएंगे तो शीत ऋतु में ध्यान रखना, शीत ऋतु में ये हवाएं आपको पता है, मैंने बताया था कि 30 से 45 के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं। तो ये क्षेत्र है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है और पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए ध्यान रखना ये इधर वाला क्षेत्र है, ये अनुतटीय पछुआ पवनों की हवा की दिशा में जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी तो पश्चिम वाली बरसात यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी और पूर्वी भाग में बरसात बिल्कुल नहीं होगी। तो ध्यान रखना, शीत ऋतु में गर्म शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत पश्चिम में बरसात ज़्यादा होगी महाद्वीपों की, जिसे भूमध्य सागर जलवायु बोलते हैं। स्टेपी क्षेत्र है, मध्य वाला क्षेत्र, वहाँ पर बरसात कम होगी और चीनी जलवायु है उसमें ग्रीष्मकाल में बरसात बिल्कुल ही नहीं होगी, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर ये जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो भूमध्य सागर जलवायु विशेषता क्या है कि यहाँ पर ग्रीष्म काल में बरसात नहीं होती, लेकिन शीतकाल में अच्छी खासी बरसात होती है और उसका रीजन है यहाँ पर चलने वाली पछुआ पवन है, ठीक है ना। ये आप देख रहे होगे इसको, ये इसमें लिख रखा है, मैंने पूरी कहानी आप देख लेना। इसके बाद गर्म शीतोष्ण पर आते हैं हम। गर्म समशीतोष्ण की अगर मैं बात करूँ, गर्म समशीतोष्ण जो मुख्य रूप से 45 से और ये 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर जैसा ही दक्षिण में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है गर्म शीतोष्ण। इसमें देखो मतलब हर स्थल भाग के, हर महाद्वीप के, इसमें पश्चिम में पाई जाएगी कौन सी, लॉरेंशिया जलवायु, मध्य में पाई जाएगी कौन सी, साइबेरिया जलवायु और पूर्व में पाई जाएगी ब्रिटिश स्थल। देखो है ही है, क्योंकि नाम इसी से पड़ा है। पश्चिम में लॉरेंशिया वाली होगी, ये मध्य में साइबेरिया वाला एरिया हो गया और ये पश्चिम में देखो ये कौन सा हो गया, ब्रिटिश स्थल। इसमें एक खास बात देखना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान अगर मैं देखूँ तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये एरिया है, ये एरिया अनुतटीय पवनों के दिशा में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है कि स्थल भाग पर टेम्परेचर मतलब प्रेशर है वो कम होता है, जल भाग पर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए हवा जल से स्थल की ओर चलती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये वाला एरिया किसके अंदर आ जाएगा, अनुतटीय पूर्वी पवनों के दिशा में जाएगा। अब अनुतटीय पूर्वी पवनें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर बरसात कर देंगे, किसमें, ग्रीष्म काल में, यहाँ पर और कम हो जाएगी। लेकिन इसी ग्रीष्म काल में खास बात देखना कि इन जलवायु प्रदेशों के पश्चिम में जहाँ पर ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है, और ब्रिटिश तुल्य जलवायु की एक खास बात होती है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बाताग्रीय बरसात होती है। और बाताग्रीय बरसात में बाताग्र के दौरान होता है कि तो विपरीत स्वभाव वाली पवनें आकर मिलेंगी तो गर्म चली जाएगी ऊपर, और ऊपर जाकर के उसका आरएस मान बढ़ जाएगा और वो बरसात के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, यानी कि इस जलवायु क्षेत्र के पश्चिम में आपको पता है शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश है, इसके महाद्वीपों के पश्चिम में ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मियों में बरसात होती है और वो बरसात बाताग्रीय बरसात होती है, ठीक है। शीत ऋतु में अगर मैं बात करूं तो शीत ऋतु में भी इस ब्रिटिश तुल्य जलवायु में बरसात हुई, दो कारणों से हुई, एक तो इसमें खुद बाताग्र की वजह से और दूसरा ये पछुआ पवनों के हवा में उगा जाते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र है, इन महाद्वीपों की जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, पश्चिम वाला एरिया, इसमें गर्मियों में होगी और सर्दियों में होगी, लेकिन
इनके पूर्वी वाला भाग है जो अब तटीय पवनों की दिशा में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ प्रेशर आ जाएगा हाई और यहाँ हो जाएगा लो, तो हवा इधर से चल जाएगी। इसलिए इन जलवायु प्रदेश के पश्चिमी वाला जो पूर्वी वाला एरिया है जहाँ पर लॉरेंस जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर ग्रीष्मकाल में बरसात होती है, शीतकाल में बरसात नहीं होगी, क्योंकि शीतकाल में अब तटीय पवनों के मार्ग में आ जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसलिए जलवायु प्रदेश है यहाँ पर केवल ब्रिटिश जलवायु है, यहाँ पर बरसात होती है, ग्रीष्म में होती है, शीत में होती है। लेकिन शीत में चूँकि यहाँ पर वाताग्रीय बरसात होती है, ध्यान रखना, और वाताग्रीय बरसात मैंने बताई थी, और वाताग्रीय बरसात है वो तापांतर का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है उसमें, तो इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु में तापांतर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए शीत ऋतु में बरसात यहाँ ज़्यादा होती तो बरसभर है, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हमने ये जलवायु प्रदेश से देखे। इसके बाद अगर देखेंगे हम तो टुंड्रा जो मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों पर होता है ये, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में लगभग आपको पता है यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, सूर्य की उपस्थिति नहीं रहती, इसलिए शुष्क मतलब बिल्कुल ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पर बरसात न के बराबर होती है। इस आधार पर देखना, अब मैंने आपको जो बताया उसको ध्यान रखना, उसको इस मैपिंग के आधार पर आपको एक बार कैलकुलेट करना, इससे आपको दुनिया में पता भी लग जाएगा कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ तो भूमध्य जलवायु हो गई, ठीक है, अगर मैं बोलूँ भूमध्य हो गई, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ब्रिटिश तल तो ये ब्रिटिश तल हो गई, अगर मैं बोलूँ लॉरेंसिया तो लॉरेंसिया हो गई, अगर मैं चीनी तल बोलूँ तो ये चीनी तल हो गई, अगर मैं साइबेरिया वाली बोलूँ तो साइबेरिया वाली होगी। हर महाद्वीप में होती है इस प्रकार की जलवायु, तो ये ध्यान रखना, महाद्वीपों की जो लोकेशन है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो इस आधार पर आपको जलवायु समझना। अब आपने एक चीज़ देखोगी कि अब वैश्विक अगर हम बरसात के वितरण को देखें तो देखो, अभी हम बरसात के वैश्विक वितरण को देखें, वैश्विक बरसात कहाँ होती है, तो 3 आधार पर देखेंगे। देखो, एक तो वर्ष भर कहाँ होती है, ठीक है ना, दूसरा ग्रीष्मकाल में कहाँ होती है, और तीसरा शीतकाल में कहाँ होती है, ठीक है ना। तो वर्ष भर 2 जगह होती है, मैंने बताया था, एक तो विषुवत रेखा पर वर्ष कोई सी मतलब हमेशा बरसात होगी वहाँ पर डेली दोपहर बाद, और एक अभी बताया था मैं चीनी ब्रिटिश तल जलवायु है, ब्रिटिश तल जलवायु है, वहाँ पर बरसात होती है। उसके कारण है एक तो वाताग्र और एक है वहाँ पर पछुआ पवन है, इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ ग्रीष्मकाल में कहाँ होती है, तो जितनी भी पूर्वी हर महाद्वीप के पूर्वी वाला एरिया है, वहाँ पर हर महाद्वीप के पूर्वी एरिया में जो जलवायु पाई जाती है वहाँ पर हर बार ग्रीष्मकाल में बरसात होती है। क्यों? क्योंकि वो लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है और वायु अनुतटीय हो जाती है, इसलिए। जैसे आपने देखा होगा मानसूनी, जैसे आपने देखा होगा चीनी तल, जैसे आपने देखा लॉरेंसिया, तो ये एरिया में क्या होती है, बस मतलब ग्रीष्मकाल में अंतर्गत बरसात होती है। और जबकि भूमध्य सागर जो जलवायु है वहाँ पर आपको पता है शीतकाल में बरसात होती है। इस प्रकार से हमने बरसात का वितरण कर दिया। तो इस आधार पर देखो, कुछ नहीं किया, जिसमें देखा वही किया। अब आपको पता है कि देखो अभी आप वनस्पतियों में जाएंगे, ऐसे वनस्पति पाई जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जैसे विषुवत रेखी क्षेत्र है, तो वर्ष भर बरसात होती है, तो पेड़ सदाबहार होंगे, बहुत लंबे जाएंगे, इधर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मजबूत बन जाएंगे, उनका यूज नहीं कर सकते अपन, उनको काटा ही नहीं कर सकते, क्योंकि दलदली एरा होगा, यहाँ पर कोई मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए जो सदाबहार बने उनका हम यूज नहीं कर पाते। तो क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जलवायु इस प्रकार से। इसी से मृदा का चीज़ भी देख लेंगे हम। तो इसलिए आपको जब भी ये जलवायु आए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि वहाँ किस प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी, मृदा कैसी पाई जाएगी, है ना। यहाँ पर मृदा के साथ साथ वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मृदा कैसी है, या वहाँ पर वनस्पति कैसी है, ये सब चीज़ें जलवायु से पा जाएंगी। इसके बाद ये हो गया ख़त्म हमारा तो जलवायु जो विज्ञान है। तो अब हमने जलवायु विज्ञान कर ली। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान क्या देखेंगे हम थोड़ा बहुत, कि समुद्र विज्ञान जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहती है, उसको देखेंगे। तो समुद्र विज्ञान में एक चीज़ देखना ना, पहले जो समुद्र की जो आकृति होती है उसमें कौन सा हिस्सा कहाँ कहलाता है। तो एक होता है महाद्वीप, और महाद्वीपों के पास में जो थोड़ा सा ढलान वाला एरिया होता है इसको बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, और तीव्र ढलान वाला जो एरिया होता है इसको लोग बोलेंगे मग्न ढाल। और उसमें थोड़ा बहुत उभार आ जाता है, बीच में कोई आकृति आ जाती है, इसको बोलेंगे उभार। और सबसे गहराई में जो होती है इसको महाद्वीपीय खाई के नाम से जानते हैं, महासागर की खाई नहीं, महाद्वीपीय खाई बोलते हैं इसको। और इसमें बीच में जैसे इस प्रकार की आकृति का होता है, इसे टीला बोलते हैं। आयताकार आकृति का होता है ऐसे जियोड बोलते हैं। और ये पूरा जो एरिया है इसका नित्तल होता है महाद्वीप का, मतलब महासागर का नित्तल, जो उसका तली वाला एरिया होता है वो नित्तल होता है। और आपको पता है महासागर है बेसाल्ट की यहाँ पर चट्टान पाई जाती है, और बेसाल्ट की चट्टानें तो भारी होती है ना, ठीक है ना। और उसमें आप देख सकते हो सिलिका की मात्रा है कम पाई जाती है। मेरा कहने मतलब ये नहीं कि सिलिका नहीं पाई जाएगी, लेकिन सिलिका पाई जाएगी, लेकिन जो बेसाल्ट में आपको पता है 45% 40% तक तो सिलिका होती है, तो सिलिका पाई जाएगी, लेकिन उसकी मात्रा में जो प्रभाव है वो सिलिका का ज़्यादा नहीं रह करके अदर सियाल सीमा पाई जाती है। हम आपको पता है सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं इस महासागरीय प्लेट में। और इसमें ये आपको पता है ये द्वीप होता है जो जिसको सतह पर आ जाता है महासागर की, वो द्वीप कहलाता है।
तो ये इसकी स्ट्रक्चर है जो हर महासागर में ऐसा स्ट्रक्चर सामान्यतः मिलता है। अब महासागर में अगर हम महासागर में पढ़ते सबसे पहले महासागर जल का तापमान पढ़ेंगे। यहाँ से पहले मुझे सवाल ये आता है कि महासागर जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, वहाँ पर ऐसा महासागर जल का तापमान क्यों पाया जाता है, वहाँ पर क्या कारक है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मान लें। तो आपको पता है महासागर जल का तापमान का मतलब महासागरीय जल के तापमान का मुख्य स्रोत अगर देखें तो आपको पता है कि मुख्य स्रोत तो सूर्य है और दूसरा एक अन्य स्रोत और भी है इसका, ज्वालामुखी और जलदबाव। ज्वालामुखी क्या है कि ज्वालामुखी निकलता है अगर महाद्वीप में तो ये विभिन्न प्रकार के गर्म फव्वारे लाता है, गर्म गैसें लाता है, तो वो भी उसके टेम्परेचर को बदल देती है, ठीक है ना। और जल दबाव का मतलब अगर आपको एक एग्जांपल दे, जल दबाव का मतलब जल की विभिन्न परतों के दबाव के परिणाम स्वरूप कुछ गुप्त ऊष्मा उसमें से निकलती है, उससे भी थोड़ा बहुत लेकिन बहुत ही न के बराबर ये गर्म होता है। मुख्य रूप से महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है और उसका स्रोत है वो सूर्य है, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उससे होता है। ये जल दबाव का मतलब ऐसे है जैसे जो जल की विभिन्न परतें होती है उनका माध्यम से जो दबाव हो जाता है, उन पर दबाव पड़ता है, उससे गुप्त ऊष्मा निकलती है, उससे जल दबाव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है, एक एग्जांपल दूँ, जैसे आपने अगर अपने हाथ की जो मुट्ठी है इसको आप 2 या 3 मिनट अगर बंद करोगे तो आपको इसमें से पसीना आने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा हो जाती है दबाव की वजह से। तो यही वो जल दबाव में भी गुप्त ऊष्मा निकलती है, किसकी वजह से, दबाव की वजह से, तो वो भी इसको गर्म करने में सहायक होती है। लेकिन उसकी भूमिका, इन दोनों की भूमिका एक तरह से न के बराबर बहुत ही कम होती है, मेन तो सूर्य की होती है। जब आपको पता है कि इसका सूर्य स्रोत मुख्य रूप से सूर्य ही है, तो सूर्य तो एक ही है, फिर क्या कारक है कि अलग अलग महासागर में अलग अलग तापमान पाया जाता है, तो वो क्या कारण है, तो वो उसको हमें पढ़ना है। तो बोला कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा होने के बावजूद भी जल का तापमान एक सा नहीं है, क्योंकि तापमान को अन्य कारक प्रभावित करते हैं। जो कौन कौन से कारक है जो तापमान को प्रभावित करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला आता है अक्षांशीय स्थिति। देखो अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूं तो विषुवत रेखा से अगर मैं उच्च अक्षांशों की बात करूं, यहाँ महासागर की जल का तापमान है वो महासागर की सतही जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। आपको पता है सतही पर पाए जाने वाला तापमान ही पूरे महासागर का तापमान की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हम देखेंगे किस तरीके से उसका वितरण है। लेकिन महासागर जल के तापमान का अगर मैं क्षैतिज वितरण देखूँ, अभी क्षैतिज वितरण है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, तो उनमें प्रमुख कारक है अक्षांशीय स्थिति। क्योंकि ध्यान रखना, अगर उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश से हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन ज़्यादा हो जाएगा और तिरछापन ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से उनका परावर्तन ज़्यादा होगा और इसलिए वहाँ पर तापमान का अवशोषण कम होगा, इसलिए तापमान कम होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना आपको कि ऐसा नहीं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए निरंतर घटता जाता है, निरंतर नहीं घटता। क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा तापमान है विषुवत रेखा पर नहीं पा करके कहाँ पर जाता है, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर। क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान इसलिए सबसे ज़्यादा नहीं पाता क्योंकि विषुवत रेखा पर मैंने बताया कि वहाँ बादलों की उपस्थिति होती है, इसलिए वहाँ तापमान नहीं आ पाता। सबसे ज़्यादा 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर होता है। तो आप अगर मैं देखूँ तो देखो जैसे ये मान लें ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर मान लें अगर 20 डिग्री है तो यहाँ पर ये होगी, यहाँ होगा 30 हो गया, उसके बाद घटता चला जाता है नीचे अंत। तो अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बोलो तो डायरेक्ट पूरा कंटिन्यू घटता नहीं जाएगा, एक दर से घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें है कि विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएगा, बढ़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू घटता जाएगा, उष्ण से उपोष्ण में, शीतोष्ण में, और उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएगा तो तापमान फिर घटता चला जाएगा। उसका कारण है अक्षांशीय स्थिति, ठीक है ना। इसके बाद आता है जलधारा। अब जलधारा भी समुद्र के जल के तापमान को प्रभावित करती है। मान लें कोई गर्म जलधारा अगर ठंडी वाली में मिल गई तो उसको गर्म कर देगी, और ठंडी जल अगर गर्म में मिल गई तो उसको गर्म कर देगी। तो इस आधार पर जलधारा भी उनके तापमान को प्रभावित करती है। प्रचलित पवनें हैं वो भी जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लें मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये वाला एरिया मान लें ये, ठीक है ना, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये बे ऑफ बंगाल है, ये होगा इंडिया वाला एरिया और ये होगा म्यांमार जो भी है यहाँ पर म्यांमार। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हवा चल रही है इधर से, ये चल रही है, मतलब म्यांमार से बाहर की ओर चल रही है। अब इसमें महासागर जल के तापमान की मैं बात करूँ तो महासागर जल की सतह का तापमान आपको पता है हवा के साथ है वो बहता हुआ आएगा इधर इधर इधर। अब ये सतह से ऊपर बहता हुआ रहा, सतही जल का तापमान आपको पता है ज़्यादा होता है, तो ये सतही जल का जो तापमान है गर्म होगा, तो यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसे है नहीं कि समुद्र में जल का तापमान, समुद्र जल स्तर की मात्रा तो ऐसे है नहीं कि ऊँचा रहे, वो क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ से जो जल आया है ये नीचे से यहाँ ऊपर आएगा, तो इसको बोलेंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब है कि यहाँ उत्स्रावण बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि ये जो जल गया है यहाँ से इधर की ओर, तो यहाँ जगह खाली हुई है, उसको भरने के लिए नीचे से जल आएगा। अब देखो नीचे से जल यहाँ पर आ रहा है और यहाँ ऊपर का जल इधर जा रहा है, तो ऊपर का जल गर्म होता है, वो तो यहाँ से इधर चला जाता है, और नीचे थोड़ा तुलनात्मक रूप से उसका तापमान कम होता है, नीचे से ऊपर यहाँ आ रहा है, तो नीचे वाला जब जल यहाँ पर आके इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जल का तापमान कम होगा। ये देख रहा है कि नीचे वाले जो तापमान यहाँ पर जाएगा, क्योंकि जो सतही जल है इसका तापमान ज़्यादा होता है, ये तो बह करके चला जाएगा इधर हवाओं की दिशा में, क्योंकि हवा सतही जल को बहा कर ले जाती है थोड़ा धक्का दे के। अब देखो, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जल खाली होगा, उसको भरने के लिए नीचे जल आएगा, उसको बोलते हैं अपवेलिंग। जब ये जल आएगा अपवेलिंग के अंतर्गत, तो आपको पता है कि यहाँ पर जल है तुलनात्मक रूप से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ अब ज़्यादा गर्म जमा होगा तो नीचे की ओर जाएगा, इसको बोलेंगे डाउन वेलिंग। और डाउन वेलिंग में आपको पता है नीचे की ओर जाएगा तो फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको नीचे तक ये गर्म कर देगा, क्योंकि गर्म ही है नीचे तक। इसलिए ध्यान रखना, परिचलित पवनों का जो दिशा होती है, तो जिस दिशा से वो स्टार्ट होती है और जिस दिशा की ओर चलती है, स्टार्ट हुई यहाँ से और चलती है यहाँ पर, तो जिस दिशा से स्टार्ट होती है वहाँ पर टेम्परेचर घट जाता है, और जिस दिशा की ओर चलती है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये भी समुद्र जल के तापमान को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ये आपको यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। इसके बाद अगर मैं देखूँ बात, तो सागर का स्वरूप। अब सागर का स्वरूप भी जलीय तापमान को बिल्कुल प्रभावित करता है, समुद्र जल के तापमान को। कैसे करता है? जैसे मान लें एक ही अक्षांश में, तो एक ही अक्षांश के साथ एक ही अक्षांश में दो सागर है। मान लें एक अक्षांश में दो सागर लिख दिए मैंने, एक है मान लें ए और एक है सागर बी, ठीक है ना। अब एक ही अक्षांश में दो सागर है, एक है खुला। खुला का मतलब उसके आसपास स्थल भाग नहीं है ज़्यादा, और बंद का मतलब उसके आसपास स्थल भाग है। तो मान लें ये है बंद और ये है खुला, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि दोनों एक ही अक्षांश में, इसका मतलब सूर्य की किरणें तो दोनों में एक जैसी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। तो इस आधार पर नियम तो ये कहता है कि दोनों का तापमान एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो खुला होता है, वो खुले जो सागर होगा उस पर मुख्य रूप से समुद्री जलवायु का प्रभाव रहेगा, और समुद्री जलवायु का प्रभाव रहेगा, और जो बंद तालाब है उस पर स्थलीय जलवायु का प्रभाव रहेगा। अब देखो, गर्मियों के टाइम का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो गर्मियों में जो बंद सागर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्थलीय जलवायु वहाँ प्रभावित होती है। तो गर्मियों में जो बंद सागर है उसका ताप ज़्यादा होगा बजाय खुले सागर की तुलना में, और सर्दियों में जस्ट अपोजिट होगा। सर्दियों में हम देखेंगे तो बंद तालाब, बंद जो सागर है उसका तापमान बहुत कम होगा बजाय खुले सागर की जाए। तो इसलिए मुख्य रूप से सागर का स्वरूप भी मतलब समुद्री जलवायु, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करता है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कारक है, ये हर जगह, यही कारक है, हर जगह तापमान समुद्री सतह का एक जैसा नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कारक उसको प्रभावित कर देते हैं। तो ये तो हमने क्षैतिज देखा, सतही आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में देखा। अब ये देखते हैं कि समुद्र में गहराई में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, आपको इसमें ध्यान रखना। अब हम पूरी गहराई को माप लेते हैं कि जैसे अगर एक है 0 से 500 मीटर तक की गहराई वाला एरिया होगा, इसको बोलते हैं एपिलेमियन लेयर, और एक होती है इसके बीच वाला जो एरिया होता है, ऐसे बोलते हैं तापीय विलोमता वाली एरिया, और नीचे वाला जो होता है बिल्कुल इसका 2000 से नीचे गहराई वाला एरिया होता है, इसको बोलेंगे हाइपोलेमिनियन। तो ये जो हाइपोलेमियन वाला ये लेयर होती है, यहाँ मुख्य रूप से एक खास बात है कि कहीं पर चले जाओ, आप ध्रुवों पे चले जाओ, जो विषुवत रेखा पे चले जाओ, इस गहराई में 2000 मीटर से नीचे की गहराई में समुद्र में एक जैसा तापमान पाया जाता है, 3 से 4 डिग्री। आप चाहे ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाओ, चाहे आप विषुवतीय के क्षेत्रों में चले जाओ, हर जगह 2000 मीटर से नीचे की गहराई में समान तापमान पाया जाता है जल का। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्यान रखना, अगर उसका तापमान 0 से नीचे चल जाता तो जल ही नहीं बचता, फिर तो बर्फ भी बन जाती। तो वहाँ तापमान सब में समान पाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ पर? हाइपोलेमियन लेयर। क्योंकि हाइपोलेमियन लेयर के अंतर्गत जो 2000 मीटर से नीचे की गहराई में है, यहाँ पर जो स्थलीय भाग है उनका प्रभाव एकदम से समाप्त हो जाता है ये गहराई में जाकर के। दूसरी बात, सूर्य का सीधा प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन से अक्षांश में कहाँ पर है, क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सबका एक जैसा तापमान पाया जाएगा, लगभग 3 से 4 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद जो ये एपिलेमियन लेयर है, एपिलेमियन लेयर, इसकी एक खास बात है कि इसमें आपको पता है सतह पर होता है, तो पूरा सूर्य का प्रभाव, पूरी अक्षांशीय प्रभाव, सारी स्थलीय आकृतियों का प्रभाव, स्थलीय जलवायु का प्रभाव, समुद्री जलवायु की सतह का प्रभाव सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है 0 से 500 मीटर तक की गहराई वाला, यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग अक्षांशों में अलग अलग तापमान पाया जाता है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मान लें इधर तो जा रहा है ध्रुवीय क्षेत्र, और ये इधर है मतलब विषुवत रेखा के क्षेत्र वाला। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र की मैं बात करूँ, ध्रुवीय क्षेत्र में आपको पता है -4 डिग्री में चला जाता है, माइनस लगभग, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा तो तापमान कम मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा तापमान मिलेगा आपको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में, और 20 डिग्री ये है, 20 डिग्री ये मुख्य रूप से विषुवत रेखा क्षेत्र का हो गया। तो ये टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर मिल रहा है। अब ये बताओ, निम्न अक्षांशों से अगर, अब देखो, अब इसमें सबको जाना है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब ध्यान रखना, ये घटता है, तापमान घटता है इस लेयर है, यहाँ जाकर तो सब समान हो जाता है। अब इसमें चेंजेस आएगा, इस लेयर में आएगा तापीय विलोमता वाली लेयर में।
तो तापीय विलोमता वाले लेयर में अगर हम देखें तो देखो, ध्रुवों से नीचे जाने पर तापमान घटेगा या बढ़ेगा? तो ध्रुवों से नीचे जाने पर तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि -4 से +4 में इसको पहुंचना है तो बढ़ेगा। जबकि मैं बात करूं विषुमत रेखा क्षेत्रों से अगर नीचे जाएगा तो वहां पर तापमान घटेगा बढ़ेगा? तो तापमान नीचे जाने पर घटेगा, क्योंकि 20 डिग्री है और यहाँ पर आना है इसको 3 से 4 डिग्री पर, तो घटेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं जैसे 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर जहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता है तो वहाँ से भी ये घटेगा, लेकिन उसकी घटने की दर ज़्यादा होगी। एक को 30 से घटने के लिए 4 पे आना है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गति से घटना पड़ेगा। इसको 20 से घटने के लिए 20 से 4 पे आना है तो उसको घटने की दर उसकी तुलना में कम होगी, और एक 4 से प्लस में जाना है तो उसकी बढ़ने की दर होगी, वो बढ़ेगा। तो इस आधार पर ध्यान रखना कि अगर समुद्री सागर के तापमान की मैं बात करूँ तो जो ऊपरी सतह है जो 500 मीटर तक पाई जाती है, वहाँ पर चूँकि विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं, सूर्य का तापमान डायरेक्ट प्रभाव करता है, इसलिए वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाया जाता है। चाहे वो अक्षांश स्थिति का प्रभाव हो, चाहे गर्म जलवायु मतलब गर्म जलधारा का प्रभाव हो, स्थलीय जलधारा का प्रभाव हो, स्थलीय जलवायु उसका प्रभाव हो। और इसकी जो थर्मोजोलियन लेयर है, जो तापीय विलोमता वाले लेयर बोलते हैं, वहाँ पर जो घटने की दर है नीचे जाने पर, वो घटने की दर अलग अलग होगी। क्योंकि जहाँ पर सतही जल का तापमान ज़्यादा है वो नीचे जाने पर तेज़ गति से घटेगा, क्योंकि उसको 4 या 3 पे पहुँचना है, और जहाँ पर सतही जल का तापमान कम है वो नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल है, अगर विषुवत रेखा क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो विषुवत रेखा क्षेत्रों में सतही जल का तापमान 20 से 30 डिग्री 20-22 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको 4 तक जाने के लिए 18 या 17 डिग्री घटना पड़ेगा। इसी प्रकार 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में सर्वाधिक पाया जाता है तो वहाँ से घटने की दर भी सर्वाधिक होगी। इस प्रकार से सागरीय जल के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। ठीक है ना? तो यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल आने की बिल्कुल संभावना रहती है। वो पूछ सकते हैं कि किस अक्षांश में ज़्यादा घटेगा, किस में कम घटेगा। तो ध्यान रखना, विषुमत रेखा से घटने की दर तुलना में 20 से 30 डिग्री जहाँ सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा और नीचे जाने पर सबसे ज़्यादा घटेगा। ठीक है? और जहाँ सबसे कम पाया जाएगा वो भी नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि नीचे 3 से 4 डिग्री सबका रहना चाहिए इस लेयर में, जो 2000 मीटर से नीचे की लेयर पाई जाती है। इसके बाद महासागरीय जल की अगर लवणता पर हम बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब लवणता तो आपको पता है कि महासागरीय जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें महासागरीय लवणता कहते हैं। ये पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इसको आपको पता है लवणता को प्रति 1000 में मापा जाता है, प्रति 1000 ग्राम में लवणता को मापा जाता है, जिसे 35 का मतलब है 35/1000। तो 1000 में से 35 जो ग्राम है वो है, तो इसको प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। और आपको पता है इस लवणता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है लवणता में। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फाइड पाया जाता है। चौथे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। 5वें पे पोटेशियम सल्फेट। ये क्रम है, यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है या किसी भी जगह पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जो अगर हम बात करें तो कौन सा जो वो है वो यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर इसके पर्सनल तत्वों की मतलब इंडिविजुअल तत्वों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है इनमें पाया जाता है क्लोरीन, दूसरा पर सोडियम, तीसरा पर सल्फेट, चौथा पर मैग्नीशियम। तो ये क्रम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लवणता में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि लवणता में कौन से तत्व पाए जाते हैं पहली बात तो, और कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। अब ध्यान रखें, महासागर की औसतन लवणता की अगर मैं बात करूँ तो हर महासागर की लवणता एक जैसी नहीं है। उसका कारण है कि इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे बान झील की मैं बात करूँ, तुर्की में है, यहाँ पर लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है 330 प्रति 1000। जबकि मृत सागर जो ये मृत सागर है ये जॉर्डन के पास पाया जाता है, तो यहाँ पर, और ग्रेट सॉल्ट लेक है यहाँ पर लवणता है वो 200% से अधिक होती है। तो इसका मतलब अलग अलग जगह देखोगे तो लवणता अलग अलग पाई जाती है। तो कोई तो कारक होंगे जो इसको प्रभावित करेंगे, और ये कारक कौन से हैं यही क्वेश्चन के कारक बन जाते हैं। तो देखो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? पहले तापमान। देखो किसी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे मान लें एक गिलास है उसमें पानी भरा है और उसमें कुछ लवणीय तत्व है। अब इसमें लवणीय तत्व 2% है और उसमें बाकी 98% पानी है, ठीक है। लेकिन अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका बाष्पीकरण हो गया। अब बाष्पीकरण होगा तो आपको पता है लवणता तो नहीं जाएगी उसमें से, शुद्ध जल का बाष्पीकरण होगा, तो शुद्ध जल का रेशियो घट करके फिर ये कितने पा जाएगा 80, और इसका रेशियो बढ़ जाएगा 20%। तो इस आधार पर तापमान अधिक होने की वजह से जब बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण से स्वच्छ जल खत्म हो जाएगा, स्वच्छ जल कम हो जाएगा, इसलिए लवणता है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है ना। जैसे यही कारण है कि आप देख सकते हैं भूमध्य सागर में बाष्पीकरण अधिक होने की वजह से लवणता है वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि बाष्पीकरण अधिक है तो लवणता ज़्यादा होगी। और ये तो आपको भी पता है कि उसमें जो शुद्ध जल है वो उसकी कमी होती जाती है और लवणीय तत्व का रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद आते हैं जलधारा। अब आपको पता है जलधारा मुख्य रूप से अगर कोई जलधारा अधिक लवणीय क्षेत्र से कम लवणीय क्षेत्र की ओर जा रही है तो वो उस कम लवणीय वाले क्षेत्र को भी क्या कर देगी, लवणीय बना देगी। और यदि कोई जलधारा कम लवणीय क्षेत्र से अधिक लवणीय की ओर जा रही है ना,
तो वो क्या कर देती है, वो खुद अधिक लवणीय वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण ही उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। उत्तरी सागर आपको पता है ब्रिटेन, लंदन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर पाया जाता है, और ये अटलांटिक ड्रिफ्ट है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करोगे, यहाँ से एक जलधारा चलती है जो बहते हुए उत्तरी सागर की ओर जाएगी, और उत्तरी सागर वाला जो एरिया है उसको क्या कर देगी, गर्म कर देती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद स्वच्छ जल की आपूर्ति करता हूँ। अब आपको पता है जितना ज़्यादा किसी चीज़ को स्वच्छ जल मिलेगा उसमें लवणता उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि स्वच्छ जल में लवणीय पदार्थ तो होते नहीं। तो स्वच्छ जल की उपस्थिति जिन जिन क्षेत्रों में होती है वो लवणता को कम कर देती है। जैसे अब बरसात से आपको क्या मिलता है, शुद्ध जल मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखना, नियम क्या कहता है कि तापमान की अधिकता की वजह से वाष्पीकरण अधिक होना चाहिए विषुमती के क्षेत्रों पर, और इस आधार पर लवणता अधिक होनी चाहिए विषुमती के क्षेत्रों पर। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि विषुमती के क्षेत्रों में दोपहर बाद डेली बरसात से शुद्ध जल आके मिल जाता है, इसलिए तापमान अधिक होने के बावजूद भी महासागरों की औसत लवणता से भी कम लवणता पाई जाती है। कहाँ पर, विषुमती के क्षेत्रों में। ठीक है ना। इसके बाद नदी, अगर कोई मतलब कोई महासागर या सागर उसके अगर तटवर्ती क्षेत्रों में है तो उसमें नदियाँ आकर के शुद्ध जल डाल देंगी, तो वहाँ पर जल में लवणता कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नदियाँ भी अपने साथ विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट लाती है, लेकिन नदियों द्वारा लाए गए अपशिष्ट हैं वो चूना पत्थर जैसे होते हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो लवणीय पदार्थ के रूप में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे बाल्टिक सागर और काला सागर है, यहाँ लवणता इसलिए कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं जो स्वच्छ जल का स्रोत बन जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं हिमगलन की बात करूं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको पता है हिम ग्लेशियर पिघलते हैं और वो शुद्ध होते हैं उनका जल, तो उनका शुद्ध जल होता है। तो जहाँ जहाँ पर हिम ग्लेशियर पिघल के वहाँ पर आएंगे वो शुद्ध जल हो जाएगा, लवणता कम पाई जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं जो हिंद महासागर जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर लवणता बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा सागर का स्वरूप है वो भी डिफाइन करता है। अगर किसी सागर का स्वरूप बहुत ज़्यादा खुला है और एक सागर का स्वरूप बहुत ज़्यादा बंद है, बंद का मतलब स्थल भागों से घिरा हुआ है, और एक बहुत ज़्यादा खुले हुए सागर में, तो आपको पता है खुला हुआ होगा, है ना, वो कह रहा है खुले सागर है उसका आपको पता है वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता अधिक होगी, पर बंद सागर है उसका वाष्पीकरण कम होगा इसलिए लवणता कम होगी। तो ये वो कारक है जो लवणता को प्रभावित कर देते हैं। इसके बाद आपको पता है लवणता खुद भी कई चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर किसी जल की लवणता ज़्यादा है तो वो भी कई चीज़ों को प्रभावित करती है। देखो, लवणता की वजह से जल है उसका प्रसार होता है, नई जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, सूर्य की किरणों का जो अवशोषण है ज़्यादा कर लेता है तो उसके तापमान को बढ़ा देता है, क्योंकि लवणता है आपको पता है वो ज़्यादा अवशोषित करेगी, है ना, तो उसके तापमान को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार लवणता खुद भी चीज़ों को प्रभावित करती है और खुद भी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। सवाल आता है कि लवणता क्या क्या करती है और क्या क्या प्रभावित होती है, किस तरीके से, वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार लवणता, अभी हमने क्षेत्रीय वितरण देख लिया कि कई कारक हैं जिनकी वजह से लवणता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। लेकिन इसके क्षेत्रीय वितरण को भी देखें अगर हम इस लवणता के, तो इसमें कि लवणता की गहराई में, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने तापमान का देखा ठीक उसी प्रकार 2000 से मीटर के नीचे पर समुद्र, दुनिया के सारे समुद्रों का जो लवणता है वो समान पाई जाएगी, चाहे ध्रुवीय क्षेत्र का हो, चाहे खुले क्षेत्र का हो, चाहे बंद क्षेत्र का हो। तो यहाँ पर लवणता सबकी समान है, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर लवणता कम है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों पर लवणता ज़्यादा रहेगी, और विषुमती के क्षेत्रों पर तुलनात्मक रूप से कम रहेगी। अब जहाँ कम है वहाँ से तो बढ़ेगी, इधर से तो बढ़ेगी लवणता यहाँ आने पर, और जो जहाँ पर ज़्यादा है सतह पर वो नीचे आने पर घटेगी, और जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ घटने की दर भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरीके से तापमान का घटता है वैसे यहाँ पर लवणता घटेगी। ठीक है ना। और तापमान का जो वितरण था ठीक उसी प्रकार से लवणता का वितरण होगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो दुनिया की जो विभिन्न प्रकार की जो जलधाराएँ हैं उनको देखेंगे, जो जलधाराओं के सवाल है आ जाते हैं। तो आपको पता है इसमें दो चीज़ देखनी है आपको कि जलधारा है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उत्पत्ति के जिम्मेदार कौन से हैं, या उसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और दूसरी बात जलधारा कौन कौन सी है, और तीसरी बात उसके वितरण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले हम महासागरीय जलधाराओं को देखेंगे। तो महासागरीय जलधाराओं में सबसे पहले देखते हैं महासागरीय जलधाराएँ क्या होती है। देखो, इसमें शब्दों का भी ध्यान रखना है। अगर महासागरीय जल का क्षैतिज प्रभाव होता है वो जलधारा कहलाता है। क्षैतिज प्रभाव लहरों के रूप में आगे जाता है वो जलधारा कहलाता है। और इसकी गति और इसकी सीमा, अब देखो इसकी गति जितनी ज़्यादा होगी उसकी जलधाराओं की जो लहर की सीमा है आपको स्पष्ट दिखाई देगी। एक चल रहा है जल धीमे धीमे, आपको पता नहीं चल रहा जल की धारा कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। एक जल चल रहा है बहुत तेज़ गति से आ रहा है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रहा है, तो आपको पता रहेगा कि ये जलधारा हो जा रही है। उसकी सीमा स्पष्ट रूप से समुद्र में दिखाई देगी। तो इसमें पिछले पवनों के प्रभाव के कारण, यदि कोई पवन है उसके प्रभाव के कारण अगर जल का क्षेत्रीय विस्थापन होता है तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसकी आपको पता है गति सामान्यतः धीमी होती है और वो ज़्यादा दिखाई भी नहीं देती, धीमे धीमे चलता है हवा की, उसमें देखा होगा लहरें झोंका खाती रहती है उसको, तो उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट।
जहाँ प्रचलित पवनों के प्रभाव में महासागर जल का क्षैतिज विस्थापन होता है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी रेखा थोड़ी शिथिल होती है, स्पष्ट होती है। लेकिन जब इसमें और कारक और मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड भी बढ़ जाएगी और इससे इसकी सीमा भी स्पष्ट हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम जलधारा। तो जलधारा कई विभिन्न कारकों की वजह से समुद्री सागर का या सागरी जल का विस्थापन होता है क्षैतिज, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसकी गति बहुत तेज होती है और उसकी सीमा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जब विभिन्न प्रकार की जलधाराएं मिलने लग जाती है तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और ये बहुत ही तेज होता है, तेज चलती है और साथ ही इसकी सीमा रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। इससे महासागरों में किसी ऐसा लगता है कोई नदी उफान खा रही है, तो बहुत स्ट्रीम बहुत हाई हो जाती है, तो इसमें इस तरीके से होता है। अब एक चीज़ और देखा हूँ, सागर जल के नितल पर अत्यंत मंद गति होने वाले जल जो ध्यान रखना, ये तो हो रहा सतह पर, लेकिन एक सागर का नितल है, उसमें तो पानी इधर उधर जाता होगा कहीं पर, कम क्षेत्र वाले ज़्यादा क्षेत्र की ओर, तो उसको वो हमें महसूस तक नहीं होता, तो उसको बोलते हैं प्रवाह सर्पण, जो इसके अंदर चलता रहता है। वो देखने से तो ऐसा लगता है जैसे इस तरह, लेकिन वो भी धीमे धीमे चलता रहता है। तो वो होता है जो नितल पर होता है, नितल मतलब सागर के बिल्कुल तले में होता है, वहाँ की ये बात हो रही है, जैसे सामान्यतः महसूस भी नहीं किया जाता। अब देखो जलधाराओं की उत्पत्ति किस कारण से होती है, पहले तो जो जलधाराओं की उत्पत्ति करने वाले जो कारक है उनको देखते हैं। जैसे प्रचलित पवन है, अब देखो प्रचलित पवन है तो कोई स्तर जल है, तो जिस दिशा में चलेंगी वो पवन उस दिशा में क्षैतिज उसका विस्थापन कर देंगे, किसका, जल का, तो वो उससे भी जलधारा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा तापमान, अगर किसी क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जल विसरण होगा, और जल विसरण होगा तो किसी वो कहाँ है दूसरी वो क्षेत्र की ओर गति करेगा, तो इसलिए क्या होगा, जब जलसरण फैलेगा उसका आयतन बढ़ेगा तो दूसरी क्षेत्र की ओर गति करेगा, तो दूसरी क्षेत्र की ओर गति करेगा तो जलधाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर लवणता की बात करूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रसरण होता है, प्रसरण होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है जल स्तर बढ़ता है, तो कम जल स्तर की तरफ ये गति कर जाता है, इससे क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है जलधाराएं। दूसरा लवणता की मैं बात करूँ, अगर किसी क्षेत्र में लवणता कम है तो वहाँ घनत्व भी कम होगा, तो वहाँ आयतन ज़्यादा होगा, तो जल स्तर बढ़ जाएगा। ये उस तरह लवणता भी प्रभावित करती है, घनत्व भी प्रभावित करते हैं, और जलधाराएं हैं वो भी मुख्य रूप से तापमान ही प्रभावित करता है जलधाराओं की उत्पत्ति को। ये यहाँ पर तापमान है, ध्यान रखना, ये तापमान हो गया, ये लवणता हो गई और ये घनत्व हो गया, तो ये भी मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रखना, लवणता और जलधारा जल स्तर में विपरीत संबंध पाया जाएगा। जहाँ लवणता ज़्यादा होगी वहाँ जल स्तर कम होगा, और जहाँ लवणता ज़्यादा कम होगी वहाँ जल स्तर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसके बाद हिमगलन, अब ध्रुवीय क्षेत्रों से मान लें हिम गल गई तो जल आ गया, तो वो भी तो जाएगा स्थल भाग, मतलब विषुमत के क्षेत्र की ओर, तो ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति हिमगलन की वजह से होती है। तो ये वो कारक है जो जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब जलधारा की दिशा को भी प्रभावित करते हैं कई कारक। तो एक होता है प्रचलित पवन, आपको पता है अगर हवा ए से बी की ओर जा रही है, इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली जल भी इधर की ओर जाएगा, तो जिस दिशा की ओर पवनें जाएंगी उस दिशा की ओर ही जलधाराएं प्रभावित होंगी सामान्यतः। और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, ध्यान रखना, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी जब अपना चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के, तो इस दौरान जो इसका जलीय भाग है वो इसका पूरी तरह अनुसरण नहीं कर पाता, पीछे रह जाता है। तो जब पृथ्वी ऐसे लगाती है तो जलीय भाग इधर ही रह जाता है, तो जलीय भाग की जो है वो विपरीत दिशा में मतलब गति करने से लग जाता है, और उससे भी जलधाराओं की उत्पन्न हो जाती है। जैसे पृथ्वी का घूर्णन जलधारा की दिशा को प्रभावित करता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, जलीय भाग इस गति का साथ तो नहीं दे पाता, जिसके कारण वो पीछे छूट जाता है, और इस पर घूर्णन के प्रभाव से पूरब से पश्चिम की दिशा में महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा पृथ्वी का आपको पता है घूर्णन की वजह से जो कैरोलिस बल है वो भी इनकी दिशा को बदल देता है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी मूल दिशा से दाईं ओर कर देगा, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी मूल दिशा से बाईं ओर कर देगा। और तट का स्वरूप आपको पता है, तट आते हैं उससे टकराती है और फिर यह विभिन्न प्रकार की दिशाओं में अनुसरण करते हुए चली जाती है। अब यहाँ आपको मैं गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं के उदाहरण दूंगा, उनको याद कर लेना, उनकी लोकेशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि उनसे सवाल जरूर आते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, जैसे इसमें ये रहा, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको दिख रही होगी बहुत, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, ऐसे में आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन शॉट ले लेना। तो इसमें देखोगे, इसमें जो रेड दिख रही है आपको, जितनी भी रेड जलधाराएं दिख रही है, ये सारी रेड जलधाराएं ये गर्म जलधाराएं, और गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति आपको होता है विषुमत रेखा से होती है। और जितनी भी आपको अन्य कलर में दिख रही है, ब्लू कलर में दिख रही है, वो सारी ठंडी जलधाराएं। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ये वाले एरिया में, अटलांटिक वाले एरिया में देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो अटलांटिक वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ देखो, ये सबसे पहले विषुमत रेखी जलधारा हो गई, ठीक है ना, उत्तरी विषुमत रेखी जलधारा होगी। यही आगे जा करके, यही आगे जाती है, आगे जा करके यही फ्लोरिडा की जलधारा बनता है,
और यही आगे जाकर के गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बन जाती है। फिर आगे जाकर यही उत्तरी अटलांटिक की साइड जलधारा बन जाती है और यही नॉर्वे के पास पहुंच करके नॉर्वे की जलधारा बन जाती है। तो ध्यान रखना, नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है और ये नॉर्वेजियन की जलधारा है। इसी की वजह से यहाँ नॉर्वेजियन वाले एरिया है या उत्तरी सागर के पास वाला जो एरिया है यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। नहीं तो यहाँ इतना ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी होती अगर एक गर्म जलधारा यहाँ का नहीं मिलती तो, क्योंकि गर्म जलधारा उसके तापमान को बदल देती है। इसलिए ध्यान रखना, जलधारा किसी क्षेत्र की जलवायु बदलने में भी सहायक होती है। नियम के अनुसार बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन नहीं था, बिकॉज ये नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा यहाँ पर आ जाती है और उसके तापमान को बदल देती है। ये हो गई एक तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लेब्राडोर की, जो सागर की बात करूँ, लेब्राडोर सागर से उत्तर होती है, ये ठंडी जलधारा होती है, ठीक है ना। तो ये लेब्राडोर सागर से आती है, ये लेब्राडोर सागर से आती है अमेरिका कनाडा के पूर्वी तट पर, फिर अमेरिका यहाँ तक आती है इसलिए। इसके अलावा आपको पता ये जैसे आपने देखा होगा, ये भी एक उत्तर से आती है कनारी की जलधारा, ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के पश्चिम में होती है, ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण में सागर की बात करूँ तो ये हो गई एक, आपको पता है ब्राज़ील की जलधारा, ये भी गर्म है, ये चली जाती है ऐसे। अब आपने एक चीज़ देखोगी, दक्षिण में इनकी दिशा मूल दिशा के बाईं ओर हो जा रही है। देखिए दक्षिण में ये दिशा है, लेकिन मूल दिशा की बाईं ओर होगी। उत्तर में इनकी मूल दिशा है वो दाईं ओर हो जा रही है, देखो ये जा रही है, ये दाईं हो गई, ठीक है। तो मूल दिशा के उत्तर की ओर, ये किसकी वजह से होती है? कोरियोलिस बल की वजह से। इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें एक जलधारा आपको देखा होगी, बेंगोला की जलधारा। ये बेंगोला जलधारा है, वो आपको पता है, ये अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका वाला एरिया है ये वाला, इसके पश्चिम में पाई जाती है और चूंकि ठंडी होती है। अब ठंडी जलधारा किसी क्षेत्र की जलवायु के लिए बहुत कभी कभी नुकसानदायी होती है, क्योंकि वो बरसात की विपरीत परिस्थिति क्रिएट कर देती है, क्योंकि बरसात होने के लिए उस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ठंडी जलधारा उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, इसलिए वायु आहरण नहीं हो पाती और बरसात नहीं हो पाती। तो ये बेंगोला की जलधारा की वजह से यहाँ कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ बरसात नहीं हो पाती इस बेंगोला की ठंडी जलधारा की वजह से। तो बेंगोला की जलधारा आपको पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है। यही पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर पाई जाती है कि आर्कटिक महासागर में। तो एक तो महासागर का पता लगाना, एक कोई महाद्वीप के बगल में पाई जाती है इसका पता होना चाहिए, और दूसरी ये गर्म या ठंडी है, इतना आपको पता होना चाहिए, 2-3 चीज़ें, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे उत्तरी प्रशांत में, तो अलास्का की जो जलधारा है ये अलास्का के यहाँ पाई जाती है, गर्म है। इधर एक ऊपर से आ रही है नीचे की ओर, ये कैलिफोर्निया की जलधारा है जो अफ्रीका के कैलिफोर्निया वाला एरिया में पाई जाता है, ये ठंडी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ तो नीचे से जा रही है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये भी ठंडी है। नीचे से इधर दक्षिण अमेरिका की दक्षिण पूर्वी तट पर जा रही है, ये फॉकलैंड है, फॉकलैंड की हवाएं भी क्या है आपको पता ठंडी है, ठीक है ना। तो ये जलधारा होगी इस तरीके से। अगर मैं हिंद महासागर जलधाराओं की बात करूं तो एक मोजाम्बिक की जलधारा मिलेगी आपको यहाँ, ये मोजाम्बिक की जलधारा एक उत्तर की ओर चलती है, एक दक्षिण की ओर आती है इसकी। तो ये क्या है? गर्म जलधारा, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्पत्ति होती है, और यही मोजाम्बिक की जलधारा आगे बढ़ करके अगुलहास की जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अगुलहास की जलधारा होगी, ये भी गर्म है। इसके अलावा मेडागास्कर के पूर्वी तट पर एक जलधारा प्रभावित होती है जिसे मेडागास्कर जलधारा बोलते हैं, ये भी गर्म है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पश्चिमी तट पर एक जलधारा प्रभावित होती है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस आधार पर आप आगे देखोगे, जैसे यहाँ से जलधारा की उत्पत्ति होती है। एक क्यूरोसियो जो जलधारा है जो जापान के पास बहती है, जापान सागर के पास बहती है, ये भी कौन सी जलधारा है? ठंडी, उसको गर्म जलधारा है। और ऊपर से क्यूराइल जिसे ओरोसियो जलधारा भी बोलते हैं, क्यूराइल और ओरोसियो जलधारा है, ये दोनों कौन सी? ये ठंडी जलधारा होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, अभी इस जलधाराओं को देख लो लोकेशन को, उसके बाद इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से एक जलधारा निकलती है, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहलाती है, ये गर्म होती है, ठीक है ना। तो ये जलधारा होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इधर वही जलधारा ये आगे बढ़ करके पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा इधर आ जाती है, और इधर हो गई दक्षिणी जो ये है, ये जलधारा हो गई एक। तो ये 3-4 जो जलधारा है, ये इतनी जलधारा मैंने आपने दी, यही इंपॉर्टेंट ऐसे बहुत है, लेकिन इनसे भी आप अगर देखोगे, इनका नाम अगर आप देखोगे जैसे, तो वो आपको ये याद हो जाना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखना आप, इसमें अब जलधाराएँ देख ली हमने, कहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है और किस सागर में किस प्रकार की जलधारा पाई जाती है, ये आपको मैंने बता दिया इस मैप के थ्रू। एक चीज़ अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जलधारा का महत्व है। तो जलधारा किसी क्षेत्र की जलवायु में बदलने में महत्वपूर्ण सहायक होती है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर कि नॉर्वेजियन की जो जलधारा है ये गर्म होती है, जबकि नियम के अनुसार ये आपको पता है बहुत ठंडे वाले एरिया में आता है अक्षांश स्थिति के आधार पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि मानव के जीवन के योग्य, देखो ये भी इतना ही वाला एरिया में आता है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर जीवन नहीं है, और यहाँ पर जीवन संभव है इस नॉर्वेजियन जलधारा के पास। तो इसका रीज़न है कि नॉर्वेजियन जलधारा आकर के वहाँ के जो जलवायु उसको बदल दी, और उसकी वजह से वहाँ जीवन संभव हो पाया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जलधाराएं जहाँ 2 विपरीत जलधाराएं आकर के मिलती है, आपको पता है वहाँ पर वातागर की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, जो कि विपरीत स्वभाव वाली है। इसलिए तो गर्म जलधारा, जैसे आप बात करोगे यहाँ पर यहाँ पर जलधारा आके मिलती है गल्फ स्ट्रीम की, और ये लेब्राडोर की जलधारा होगी, ये दोनों यहाँ पर आकर के मिलती है, तो यहाँ पर वातागर की स्थिति भी उत्पन्न कर देती है। और हाँ,
जब दो विपरीत स्वभाव वाली जलधारा आती है, वो मिलती है, वहाँ पर प्लैंकटन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो मछलियों के भोजन के स्रोत होते हैं। इसलिए जहाँ पर ये मुख्य रूप से जलधारा मिलती है वहाँ पर बड़ी मात्रा में मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। जैसे डागर बैंक और ये बैंक एक यहाँ पाया जाता है और एक बैंक जापान के पास पाया जाता है मछली उत्पादन का, जो मुख्य रूप से दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें हैं, एक तो ओयोसियो और एक क्यूरोसियो। ये दोनों जलधाराएं आकर के मिलती है। क्यूरोसियो गर्म है, ओयोसियो ठंडी है, दोनों मिलती है, बड़ी मात्रा में प्लैंकटन इकट्ठा करती है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर मत्स्य उत्पादन का केंद्र बन जाता है। इसलिए जलधाराओं को आपको ध्यान रखना है, एक तो सागर वायु और एक इनकी प्रकृति गर्म है, ठंडी है, और एक इनकी अगर महाद्वीप के पास लोकेशन टच हो रही है तो इसको जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैप के थ्रू देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ऐसे रटने बैठोगे तो दिक्कत आ जाएगी, भूल जाएंगे कौन सी कहाँ पा जाती है। ये हो गई जलधाराओं की उत्पत्ति। जलधाराओं का प्रभाव आपको बता दिया मैंने, किसी क्षेत्र की जलवायु मतलब चेंज कर दी थी। इसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रवाल वृत्ति, है ना। तो प्रवाल वृत्ति में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी जो इंपॉर्टेंट होती है प्रवाल वृत्तियों के लिए। तो आपको पता है प्रवाल वृत्तियाँ क्या होती है। तो प्रवाल वृत्ति आपको पता है एक प्रकार का कीट होता है जो जूजंतले नाम के जीव के साथ इनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। सहजीवी संबंध जो इकोलॉजी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जहाँ दो जीवों में होने वाला संबंध एक दूसरे के लिए बाध्यकारी हो तथा एक दूसरे के लिए पॉजिटिव संबंध रखता हो, उसे सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे कैसे, ये प्रवाल है, ये तो कीट है, और ये जूजंतले ये पादप प्लावक है। अब प्रवाल कीट है तो ये क्या खुद प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसके पास आवास है, क्योंकि चूने के प्लवक के माध्यम से चूने की खोल बना लेता है अपने, और चूने की खोल किस में कन्वर्ट कर देता है, आवास में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसके पास आवास है, लेकिन ये स्वयं भोजन नहीं बनाता, इसको भोजन की जरूरत होती है। वहीं जूजंतले की मैं बात करूँ, पादप प्लावक है, यानी कि हरी भूरी घास, जो हरी भूरी घास होती है उसे, अब चूंकि पादप प्लावक है इसलिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तो बना लेता है, लेकिन आवास का निर्माण नहीं कर पाता। अब इसको रहने के लिए आवास चाहिए, इसको खाने के लिए भोजन चाहिए। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और ये दोनों क्या करता है, ये इसको देता है क्या, भोजन, और ये इसको देता है आवास, और दोनों अपना बढ़िया विकास कर लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रवाल वृत्ति, जो प्रवाल नाम का कीट जूजंतले के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से प्रवाल वृत्तियों का निर्माण करता है। अब ध्यान रखना, इसका खुद का कोई रंग नहीं है, ये इसका रंग होता है जूजंतले की वजह से, और जूजंतले की वजह से अगर जूजंतले मान लें कभी मर गए या इनकी डेथ हो गई तो प्रवाल है वो कलरलेस हो जाएंगे, और उसी को बोलते हैं प्रवाल विरंजन। सुना होगा आपने ये शब्द प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन का मतलब है कि जब जूजंतले मर जाते हैं तो प्रवालों का नियम के अनुसार तो हरा है, रंग है वो हरा होता है, किसकी वजह से, क्योंकि जूजंतले की वजह से, लेकिन विभिन्न कारक जैसे तापमान की अधिकता की वजह से, अशुद्धता की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जब जूजंतले मर जाते हैं तो इनका रंग है वो हरा से कमजोर होने लग जाता है, और उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। ध्यान रखना, प्रवाल एक चीज़ ध्यान रखना, प्रवाल समुद्री जो क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रवाल खुद आवास देते हैं, तो आवास देने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को, छोटे छोटे जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु है, उनको आवास दे देते हैं। इसलिए समुद्री जलवायु, जो समुद्री जल विविधता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रवालों में पाई जाती है, क्योंकि समुद्री जैव विविधता को ये आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, प्रवाल है ये वही प्रवाल, और प्रवाल का मैंने बता दिया कि प्रवाल है। प्रवाल विरंजन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। प्रवाल विरंजन का मेन कारण है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या पॉल्यूशन बढ़ गया, या इनका नष्ट कर दिया गया, या पर्यावरणीय सारे सागरीय पारितंत्र को नुकसान पहुँच गया, तो प्रवाल विरंजन की घटना हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो प्रवाल वृत्तियाँ है उनके डेवलप होने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। पहली परिस्थिति है कि सागर के जल का तापमान होना चाहिए। तो सागर के जल का तापमान अगर 20 से 25 है तो अधिक गहराई तक तो ये रह नहीं पाएंगी, क्योंकि अधिक गहराई तक सागर के जल का तापमान सूर्य के प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, और सूर्य के प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचाएगा तो वो अधिक गहराई पर इनका निवास नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्य रूप से सागर जल के तापमान के लिए इनकी गहराई भी कम होती है, लगभग 180 फीट या 30 फैदम इनकी मैक्सिमम गहराई होती है। लवणता, इनको खाने के लिए लवणता चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ तो चाहिए, कुछ अवशिष्ट तो, लेकिन लवणता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 27-30% लवणता होनी चाहिए, और शुद्ध जल है वो एवरेज शुद्ध जल इनको प्राप्त होना चाहिए, और एक सागरी चबूतरा जहाँ ये अपने आप को रख सकें, अपना घर बना सकें, तो वो अनुकूल परिस्थितियाँ इनमें होनी चाहिए। अगर इन परिस्थितियों में चेंज हुआ तो ये नष्ट होना चालू कर देती। जैसे अगर पॉल्यूशन जल आ गया, पॉल्यूटेड जल आ गया तो ये नष्ट हो जाएंगी। अगर लवणता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये नष्ट हो जाएंगी। अगर सागर जल का तापमान है तो बहुत कम हो गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी नष्ट हो जाएंगी। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बड़ी मात्रा में प्रवाल विरंजन की घटनाएं आपको सुनने को मिल रही होगी। ठीक है ना, ये मेन तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको पता है जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से स्तरीय भाग पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो उष्ण कटिबंधीय सदाहर वनों में पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो प्रवाल वृत्तियों में पाई जाती है। ध्यान रखना, इसलिए इनको समुद्रीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं।
ये एक सूचक प्रजाति है, अर्थात जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ पर जल पॉल्यूशन रहित है, अच्छा है, शुद्ध है, और जहाँ पर ये नहीं पाई जाती वहाँ जल पॉल्यूशन है, इस प्रकार से उसको सूचक देती है। सागरीय जीव है, उनको ये आश्रय प्रदान करती है, उनके रहने के लिए मैंने बताया था। और सुनामी, चक्रवात, क्योंकि ध्यान रखना, अगर मान लें कोई तटवर्ती क्षेत्र है और प्रवाल बत्तियों से यहाँ पर एक प्रवाल बन गया, मजबूत खोल बन गई, तो अब क्या कोई भी लहर आएगी तो उसको यहीं टकरा कर गिर जाएगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये सागरीय सुनामी, चक्रवात, इन तरंगों से हमारी रक्षा करते हैं। मूंगा जैसी चट्टानों की प्राप्ति होती है यहाँ पर। और प्रवाल बत्तियाँ का आपको पता है लेगुन का निर्माण करते हैं, लेगुन झीलों का निर्माण करते हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं प्रवाल बत्तियों के प्रकार। तो देखो प्रवाल बत्तियाँ है सबसे पहले जब डेवलप होती है या ये सबसे पहले विकसित होती है तो ये कोई तटवर्ती क्षेत्र है, इसके पास में यहाँ पर विकसित हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं तटीय प्रवाल बत्ती, द्वीप के पास में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पानी यहाँ पर आएगा ये थोड़ा सा खंडित हो जाएगी, इसलिए इसकी जो दिशा है कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। अब ये लहर से कन्वर्ट होगी तो इस प्रकार से इसने अपना ये बना दिया आवास। अब इसमें क्या है कि लहरों के माध्यम से ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो इसलिए ये वाला क्षेत्र लेगुन झील में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर पानी और ज़्यादा आ जाता है, ये भी अवतरण में आ जाती है, डूबने लग जाती है, तो फिर ये इस प्रकार की बन जाती है। इसको बोलते हैं एटॉल। और एटॉल का मतलब है कि इसकी आकृति घोड़े की जो वो होता है उसकी तरह होती है, घोड़े की जो नाल है उसके समान इसकी आकृति होती है, इसलिए इसको एटॉल बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमें याद रखने वाली चीज़ यही है कि प्रवाल बत्तियाँ है जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवाल बत्तियाँ में जीव जंतु की वजह से इनका कलर है हरा होता है। प्रवाल बत्तियाँ है, प्रवाल भ्रंजन आपके समझ में आ गया होगा। और प्रवाल बत्तियों पर नुकसान क्यों हो रहा है उसका रीजन मुझे आपको पता लग गया। इनका महत्व क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्री जलवायु को कंट्रोल करने के लिए, समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ हमने पढ़ी। इसके बाद इसमें एक और चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण बचा हुआ है वो है ज्वार भाटा। तो इस ज्वार भाटे वाले चैप्टर को भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हमारे समुद्री जल विज्ञान खत्म हो जाएगी। जो इसमें से अब मेंस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ज्वार वाला चैप्टर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे बस। तो अब आते हैं हम ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा पहली बात तो होता क्या है, तो अब हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम क्या कहता है कि हर वस्तु खुद किसी और दूसरी वस्तु को आकर्षित होती है और खुद भी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को न केवल आकर्षित करती है बल्कि अपनी ओर भी न केवल आकर्षित होती है बल्कि अपनी ओर भी उसको आकर्षित करती है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। और इसलिए पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक दूसरे के पारस्परिक आकर्षण बल लगाते हैं और इन्हीं आकर्षण बलों के कारण क्या होता है, ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है? ज्वार क्या होता है कि पृथ्वी का जो क्षेत्र है, मान लें ये क्या होता है कि जैसे ये मान लें पृथ्वी वाला क्षेत्र है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर समुद्र की सतह वाला क्षेत्र है और जैसे मैं ज्वार भाटे बताता हूँ अभी आपको। जैसे मान लें ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अब इस पृथ्वी में जलीय क्षेत्र यहाँ पर जलीय क्षेत्र, ये जलीय क्षेत्र है पृथ्वी का, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि मान लें ये चंद्रमा है ना। तो चंद्रमा ने अपना ज्वारीय बल लगाया, यानी चंद्रमा का जो आकर्षण बल कहलाता है। तो चंद्रमा के ज्वारीय बल की वजह से यहाँ पर पानी ऊपर उठ गया, क्योंकि इसने आकर्षण बल लगाया तो ऊपर की ओर उठ गया। तो ये हो गया ज्वार, यानी कि समुद्री जल का ऊपर की ओर उठना, यानी जलीय भाग का ऊपर की ओर उठना ज्वार होता है। और दूसरी ओर ये इसने लगाया ज्वारीय बल। अब देखो, अगर इसका ज्वारीय बल को पृथ्वी अपने आप में कंट्रोल नहीं करेगी, इसको बैलेंस नहीं करेगी, तो पृथ्वी ऊपर चली जाती। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी इसके बदले में अपना एक बल लगाती, अपकेंद्रीय बल। और पृथ्वी इधर की साइड अपना अपकेंद्रीय बल लगाएगी, तो इससे भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि पृथ्वी उसको खींचेगी। इधर जब ज्वार उसको समुद्र, इधर उसको चंद्रमा खींच रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी भी उसको खींचेगी ताकि बैलेंस रह जाए। तो इधर ये एक ज्वार यहाँ उत्पन्न हो गया और एक ज्वार यहाँ उत्पन्न हो गया, एक ही टाइम पर दो ज्वार उत्पन्न हो गए। अब यहाँ ध्यान रखा, अब ये ज्वार का मतलब है जल का ऊपर की ओर उठना। अब ये जल ऊपर की ओर उठाया तो कहीं समुद्र के किसी क्षेत्र से तो आया होगा, तो वहाँ पानी नीचे गया होगा, तो यहाँ पानी नीचे चला गया, यहाँ पानी नीचे चला गया, ऐसे बोलते हैं भाटा। तो ज्वार और भाटा की सिचुएशन ये होती है। ध्यान रखना, एक ही टाइम पर जो ज्वार है वो दो बार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं, वो उसका रीजन मैंने बता दिया। जैसे चंद्रमा ने लगाया तो चंद्रमा का ज्वारीय बल है, चंद्रमा ने डायरेक्ट बल लगाया, इससे उत्पन्न होने वाला ज्वार को हम प्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने खींचा। लेकिन इसकी रिवर्स प्रक्रिया के बाद पृथ्वी ने अपना अपकेंद्रीय बल लगाया, ताकि पृथ्वी अपने को बैलेंस कर सके, चंद्रमा की तरफ ज़्यादा खींचे नहीं, इसलिए पृथ्वी अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है। और अपकेंद्रीय बल लगाएगी तो उसको जल को खींचेगी तो वहाँ भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये ज्वार एक साथ दो जगह उत्पन्न होते हैं, ऐसे बोलते हैं ज्वार। लेकिन ये ज्वार चंद्रमा का अप्रत्यक्ष बल क्यों है, क्योंकि चंद्रमा का डायरेक्ट बल तो यहाँ है, लेकिन उसके रिवर्स में बल लगाई है, इसे बोलते हैं ज्वार और भाटा, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको ध्यान रखना कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार आपने सुने होंगे।
तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार आपकी स्थिति में बताता हूँ कि दीर्घ ज्वार वे ज्वार होते हैं जो सामान्य ऊंचाई उनकी 20% अधिक हो, और लघु ज्वार वो ज्वार होते हैं जिनकी सामान्य ऊंचाई 20% कम हो सामान्य ऊंचाई से। तो देखो कब होते हैं, अगर मान लें अभी देखते हैं ये दीर्घ ज्वार के उदाहरण ये हो गए। देखो ये है दीर्घ ज्वार के उदाहरण। दीर्घ ज्वार के उदाहरण मुख्य रूप से तब उत्पन्न होते हैं जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों का जो बल लगता है मिल करके वो दीर्घ ज्वार उत्पन्न कर देता है। जैसे इसमें भी दो स्थिति होती है, इसमें दो स्थिति क्या होती है, एक होती है ब्यूति की स्थिति और एक होती है युति की स्थिति। ये ध्यान रखना, पहले तो ब्यूति और युति क्या होती है। तो ब्यूति की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी खुद बीच में होती है और सूर्य और चंद्रमा उसके विपरीत दिशा में होते हैं एक दूसरे के। तो पृथ्वी इसमें खुद बीच में आती है, और यह स्थिति आपको पता है कब आती है, जब पृथ्वी खुद बीच में आती है तो होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यह अमावस्या के दिन होता है, सर पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में आपको पता है पृथ्वी है वो खुद सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो अब देखो इसमें कौन सा ज्वार हुआ होगा ब्यूति की स्थिति में, इसमें जो ज्वार उत्पन्न होगा वो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। कैसे होगा, देखो सामान्य परिस्थिति में बताई दी कि मान लो चंद्रमा बल लगा रहा है, खिंच गई और उससे एक ज्वार उत्पन्न होगा, वो सामान्य ज्वार होगा। लेकिन इसमें जो ज्वार उत्पन्न होगा वो दीर्घ ज्वार होगा, जो सामान्य से 20% ऊंचा होगा। कैसे होगा, देखो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इधर की साइड चंद्रमा ने अपना बल लगाया। कौन सा, चंद्रमा अपना बल लगाएगा ज्वारी बल। तो इसके रिवर्स में पृथ्वी ने अपना इधर एक बल लगाया अपकेंद्र बल, पृथ्वी का अपकेंद्र बल चंद्रमा के विरुद्ध में, ठीक है। इसके रिवर्स में यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक बल तो ये मिल गया इनको। दूसरा, सूर्य ने इधर अपना एक बल लगाया, अब सूर्य इधर बल लगा रहा है अपना, भी सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो सूर्य ने अपना इस बल लगाया यहाँ पर सूर्य का आकर्षण। अब ध्यान रखो ये दोनों बल मिल करके, ये दोनों बल मिलेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जल को ले जाएंगे, तो इसलिए दीर्घ ज्वार की उत्पन्न हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार इधर चंद्रमा ने खुद ने तो लगाया, साथ में सूर्य ने जब इधर लगाया तो सूर्य को कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी ने इधर अपना एक अपकेंद्र बल लगा दिया। तो इधर ये दोनों बल मिल गए और ये दोनों बल मिलकर के इधर की ओर से इन्होंने ज्वार की स्थिति उत्पन्न की। ये वाला जो ज्वार होता है, क्योंकि ये दोनों बल लगते हैं एक दूसरे की तरफ, इसलिए ध्यान रखना ये ज्वार सामान्यतः 20% ऊंचे होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मान ला युति की स्थिति में जाऊं, युति की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, और ये स्थिति मुख्य रूप से अमावस्या के दिन होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि देखो ये हो गया सूर्य, ये हो गया मून और ये हो गई अर्थ। अब देखो इन दोनों के द्वारा अपना आकर्षण बल लगाया गया इधर की ओर, किसके द्वारा, चंद्रमा का ज्वारी बल और सूर्य का आकर्षण बल, ये दोनों लगे तो इधर दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो गई ये वाला। लेकिन इसको अब ये दोनों ने खींचा है तो पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए इनके विपरीत दिशा में अपना अपकेंद्र बल लगाएगी, दोनों के विरुद्ध में लगाएगी, तो उतना ही शक्तिशाली लगाएगी जितना इन दोनों ने लगाया। तो इसलिए यहाँ भी दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस आधार पर दो बार यहाँ एक साथ दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, जब होंगे जब सूर्य चंद्रमा तीनों एक स्थिति में होंगे, और वो स्थिति को बोलते हैं सेजुकी। इसकी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो चंद्रमा बीच में आ सकती है या पृथ्वी बीच में आ सकती है। सूर्य तो आपको पता है स्थिर रहता है अपनी जगह पर, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं दीर्घ ज्वार, जो मुख्य रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होता है। दूसरा बात करते हैं हम लघु ज्वार। लघु ज्वार तब उत्पन्न होता है जब ये समकोणिक स्थिति में होते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया और ये अर्थ हो गई और ये मून हो गया। अब देखो सूर्य लगाएगा अपना बल इधर की साइड, तो पृथ्वी इसको खींचने के लिए लगाएगी इधर की साइड, लेकिन इसके बदले रिवर्स में इधर चंद्रमा लगा देगा, तो इधर इन बलों को थोड़ा इनके प्रभाव को कम कर देगा चंद्रमा, और चंद्रमा का एक रिवर्स बल पृथ्वी इधर लगाएगी। तो इसलिए ये चारों ओर बल लगेंगे एक साथ, तो ज़्यादा तेज गति से बल एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो ज्वार उत्पन्न होगा ये लघु ज्वार उत्पन्न होगा, और ये मुख्य रूप से सप्तमी, हर माह की जो सप्तमी अष्टमी होती है वो उसको ये स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो ये होती है समकोणिक स्थिति, और इसमें लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये होगा दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार। और विषुवत रेखा ज्वार, जो चंद्रमा का झुकाव जो विषुवत रेखा पर होता है और उस दौरान ज्वार उत्पन्न होते हैं, उन ज्वारों को बोलते हैं विषुवत रेखी ज्वार। आयनवर्तीय ज्वार, जब चंद्रमा कर्क रेखा पर मकर रेखा पर जाता है और उसके आकर्षण बल की वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा पर उठने वाले ज्वार को हम क्या बोलते हैं, आयनवर्तीय ज्वार। दैनिक ज्वार, किसी स्थान पर एक स्थान पर आने वाले ज्वार दैनिक ज्वार होते हैं। अभी तक हमने एक चीज़ देखी सामान्यतः कि एक दिन में एक दो बार ज्वार उत्पन्न होंगे उस क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं अर्धदैनिक ज्वार, जहाँ दिन में दो बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। और ध्यान रखना, फंडी की खाड़ी में विश्व का सर्वोच्च ज्वार उत्पन्न होता है। सबसे ऊंचा ज्वार है विश्व में फंडी की खाड़ी, आपको पता है कनाडा के पूर्वी तट पर पाई जाती है, वहाँ पर उत्पन्न होता है। और इंग्लिश चैनल उसमें 4 ज्वार पाए जाते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या कारण है। पहली बात तो इंग्लिश चैनल आप देख लो कहाँ पर है, इसी में बताता हूँ। ये चित्र लेता हूँ मैं मास्टर वाला, यही इसमें देखा होगा। इंग्लिश चैनल इसमें यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है ना। और इस इंग्लिश चैनल में 4 ज्वार इसलिए उत्पन्न होते हैं कि देखो
दो कारण है, 2 ज्वार तो हो जाएंगे इधर वाले समुद्र सागर में और 2 ज्वार हो जाएंगे इधर वाले सागर में, इसलिए 2 और 2 मिलकर के 4 ज्वार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए इंग्लिश चैनल में 4 ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हेवेल का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपके मेंस के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा 2 स्थिति और ये शब्दों को और समझ लेना, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। तो उपभू वह स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा और सूर्य के बीच में मिनिमम दूरी होती है। नॉर्मल चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, तो उपभू जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में दूरी बहुत कम हो जाती है, और अपभू जिसमें मैक्सिमम दूरी हो जाती है। सिजिकी मैंने बताया तीनों जब एक ही दिशा में होते हैं वो सिजिकी होती है। इसमें 2 स्थिति होती है, युति और व्युति। व्युति में पृथ्वी बीच में आती है, युति में चंद्रमा बीच में आ जाता है। और समकोण की स्थिति, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण होते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, वो भी मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो ये इसमें मेन फैक्ट थे जो ज्वार भाटा संबंधित आने चाहिए आपको, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज्वार अपने साथ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उनको तटवर्ती क्षेत्रों पर लेके आता है, ठीक है ना। ज्वार के समय क्षेत्र का तापमान मतलब जल स्तर बढ़ जाता है, तो जो हमारे जहाज है वो बंदरगाह पर नहीं आके पहुँचते, पानी कमी की वजह से वो अंदर तक आ जाते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज्वार बहुत सही भी होता है। इसके अलावा हमारा जो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो अंतिम टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं, वही समुद्र में पाए जाने वाले जो अवसाद होते हैं असंगठित रूप में, उन्हीं को निक्षेप बोलते हैं। इनके 2 स्रोत हो सकते हैं, कुछ तो स्थलीय क्षेत्र से बह के जाने वाले हैं और कुछ सागर क्षेत्र में खुद उत्पन्न होने वाले हैं। तो स्थलीय क्षेत्र में बह के जाने में बात हो सकता है बदरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख। इनका आकार ध्यान रखना, कणों का आकार घटता जाता है, महीनों चले जाते हैं। ये मैंने जिस डायरेक्शन में इसको किया है उस डायरेक्शन में। अब पंख 3 प्रकार का होता है, लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी परी में पूछा जाता है कि लाल पंख किसकी वजह से होता है, तो ऑक्साइड की वजह से लाल पंख होता है, नीला सल्फेट के कारण होता है और हरा सिलिकेट के कारण होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सागरीय जल में खुद कुछ खुद के स्रोत भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी आ गया सागर में, तो वो भी विभिन्न प्रकार की गैस अपशिष्ट पदार्थ लेके आता है, तो वो भी वहाँ आकर के जम जाते हैं। और जैविक पदार्थ वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, तो उनके भी अवशिष्ट आते हैं वो मारे जाते हैं। इनको अगर देखें, इनके वितरण को अगर हम सागर जल के वितरण को अगर देखें तो इसमें 2 प्रकार, नैरोटिक जो समुद्र के कम सतह पर होते हैं, मतलब छिछले ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, होते हैं नैरोटिक। और पेलोजिक जो मुख्य रूप से गहरे जलीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे, उनको बोलेंगे पेलोजिक। अब आपको पता है समुद्र के छिछले क्षेत्र में कहाँ पाए जाएंगे, कौन से, जो महाद्वीपीय स्रोतों से आने वाले होते हैं, क्योंकि वही आगे पास में जमेंगे। तो इसमें होता है, इसमें स्थलीय निक्षेप है उस सामान्य से ज़्यादा पाए जाते हैं, या जैविक निक्षेप, क्योंकि जीव जंतु हैं वो मुख्य रूप से छिछले एरिया में ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि उनको तापमान की जरूरत होती है। गहराई वाले एरिया में जीव जंतु ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। और गहरे समुद्र में पाए जाएंगे जलीय क्षेत्र के कुछ जीव होते हैं वो। इसके अलावा देखो ये इसमें जो जैविक निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, नैरेटिक यानी कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती है वो, और पेलोजिक जो मुख्य रूप से चूना प्रधान होते हैं वो। एक होता है चूना प्रधान, एक होते हैं सिलिका प्रधान। चूना प्रधान का नाम ध्यान रखना, टेरिपोड और ग्लिवोजरीना। इनका नाम सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले निक्षेप हैं। इसी प्रकार डायटम और ये रेडियोलोरियम, ये भी क्या है, समुद्र में पाए जाने वाले निक्षेप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, ये तुलनात्मक रूप से कम गहराई में पाए जाते हैं। इस प्रकार से समुद्र में विभिन्न प्रकार की जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर, इसको और देखना कि समुद्र में कानून कैसे चलता है। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, इससे चलता है, जो 1982 में आई थी। इस कन्वेंशन के आधार पर समुद्र में विभिन्न देशों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो उसमें ऐसे होता है जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो ये है, जैसे इसमें एक चीज़ बताऊँ, जैसे इसमें देखते हैं भारत के इसके माध्यम से, तो अब हम क्यों देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है किस तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव होती है। तो देखो, एक होता है आंतरिक जल, जो भारत के मान लो अंदर जो जल पाया जाता है इसको बोलते हैं आंतरिक जल, ठीक है ना। यहाँ पर जो जल पाया जाएगा उसका आंतरिक जल होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो भारत का ये एरिया है और इसको अब एक सीधी रेखा से मिलाते हैं, जाना का इधर ये सीधी रेखा से मिला दिया, तो ये जो जल का चित्र आया भारत का, ये हो गया आधार रेखा। ये आधार रेखा हो गई, ये जल का चित्र हो गया आधार रेखा। इस आधार रेखा के 12 नॉटिकल मील, यहाँ पर 12 नॉटिकल मील इधर चल जाऊँगा, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय जल, जहाँ पर भारत के समस्त कानून सब कुछ लागू रहते हैं, भारत के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना। इसके बाद इसके 12 किलोमीटर और आगे चला जाऊँगा मैं, 12 नॉटिकल मील और आगे चला जाऊँगा इधर, तो ये आएगा अविच्छेदन क्षेत्र। अविच्छेदन क्षेत्र है, इसमें भारत की एयर है वो भी लागू रहती है, एयर कनेक्टिविटी वाला चीज़ है, भारत के समुद्री कानून वो भी लागू रहते हैं, है ना। लेकिन इसमें भारत का काफ़ी प्रभाव रहता है, मतलब किसी देश का। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसमें ध्यान रखना कानून तो ज़्यादा लागू नहीं रहते, लेकिन संसाधनों पर मुख्य रूप से उसी क्षेत्र का अधिकार होता है जो क्षेत्र का ये आता है। जो 200 नॉटिकल मील दूर अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ये पूरा एरिया हो जाएगा खुला क्षेत्र हो जाएगा। इस तरीके से स्थल जो सागर के कानून चलते हैं। दोबारा देख लेना एक बार, जैसे ये तो हो गई आधार रेखा जो मिला देगी पूरे भारत की सीमा, मतलब इस क्षेत्र को, स्थल भाग को।
इसके 12 नॉटिकल मील दूर होगा क्षेत्रीय जल, इसके फिर 12 नॉटिकल मील दूर होगा अविच्छेद मंडल, और इसके ऊपर 200 नॉटिकल मील दूर होगा आर्थिक अनन्य क्षेत्र, जहाँ पर भारत का आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण लागू होता है। लेकिन दुनिया के कॉमर्शियल जहाज यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर जहाज आएंगे 12 नॉटिकल मील में, तो ये तुलनात्मक रूप से थोड़े इनमें भारत का नियम है वो लागू होता है। और ये जो है टेरिटोरियल, यहाँ पर भारत की एयर सीमा भी होती है, सब कुछ कानून वानून सब भारत का यहाँ पर लागू होता है इस क्षेत्रीय मंडल के अंतर्गत, क्षेत्रीय जल के अंतर्गत। तो इस तरीके से भारत में ये जल है उनका विभाजन किया जाता है, समुद्री सीमा का विभाजन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता है कि महासागर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जल चक्र में महासागर महत्वपूर्ण होते हैं, संसाधन बड़ी मात्रा में महासागर में पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन महासागर में पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है समुद्री मार्गों से किया जाता है, द्वीप है उनका यूज अलग अलग कर सकते हैं, कोई सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, कोई टूरिस्ट डेवलप कर रहा है, और खाद्य संसाधन भी है ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जलवायु आपको पता है भारत में मानसून है वो जलवायु इसी से प्रभावित होती है, अगर समुद्र भारत के पास नहीं होते तटवर्ती क्षेत्र तो भारत में मानसून नहीं आता, वर्षा नहीं आती, तो बड़ी मात्रा में मानसूनों का मतलब इसका महत्व है। और इसी के साथ हमारी समुद्र विज्ञान है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट और बच रहे हैं, वनस्पति और मृदा, उसको भी हम जल्दी ही कर लेंगे। उसके बाद हमारी फिजिकल ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू।